जिस आदमी का नाम यहाँ से आ रहा है वो पहले कांग्रेस में था। उन्होंने कभी पार्टी का एक झंडा भी, एक मेंबरशिप भी नहीं लिया, कभी पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। आज उसके पास अगर पैसा है, रसूख है, तो आज वो मजबूत आदमी हिमायत के लिए राशिद अनवर मैदान में उतरा था और मैदान को हमवार किया था। लेकिन आज जब दरख्त फलदार हुई तो इस दरख्त को ही काट दिया। एमआईएम की 11 साल से यहाँ पर मेहनत है, लेकिन मुझ जैसे मजलूम के साथ जब इंसाफ नहीं हुआ, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो हमसे बड़ा मजलूम अभी कोई नहीं है। इतनी मेहनत के बावजूद अगर पार्टी अभी किसी पैराशूट कैंडिडेट को टिकट देती है तो वो 2020 का जो रोना रोते हैं ये अख्तरुल इमान साहब मंचों पर जाकर कि हमारे 4 एमएलए धोखा दे गए, गद्दार हो गए। क्यों गद्दारी नहीं करेंगे भाई? क्या हो गया? उदास लग रहे हैं, क्या हो गया? टिकट लेने गए थे आप? देखिए, टिकट के दावेदार उम्मीदवार तो हम ही थे, क्योंकि पार्टी के फाउंडर मेंबर थे हमने 11 सालों से पार्टी को सींचा था अररिया में। किशनगंज के बाद अगर कहीं पे मजबूत थी पार्टी तो वो अररिया थी। अररिया के हालात को देखते हुए पूरे बिहार के लोगों के अंदर जज्बा आया और अररिया और किशनगंज से ये पार्टी उरूज पर पहुंची। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस वक्त मैं पार्टी ज्वाइन किया था, पूरे जिला का पहला मेंबर था और उस वक्त अवैसी साहब के नाम से, एमआईएम के नाम से लोग डंडे लेकर दौड़ाते थे, बीजेपी का एजेंट कहते थे। लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने हौसले के साथ काम किया। 2020 में पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं पहली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ा, पार्टी भी पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ी। उस वक्त में भी पार्टी ने यही रवैया मेरे साथ किया था। सबसे आखिर में मुझे टिकट मिली थी और कोई स्टार कैंपेनर यहाँ पे कैंपिंग के लिए नहीं आया था। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 उम्मीदवारों में से तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि चंद्रशेखर सिंह बब्बन जो बीजेपी के जन्मदाता हैं, जिन्होंने प्रदीप सिंह को एमएलए और एमपी बनवाया, वो लोजपा से लड़े थे, वो चौथे नंबर पर रहे। उसके बाद मैं इस तरीके से क्षेत्र में रहा जैसे कि आने वाले महीनों में चुनाव है। हम लगातार लोगों से जुड़े रहे, उनकी हर मेहनत, हर समस्या के निदान के लिए हम खड़े रहे, जो मेरी सलाहियत थी। लेकिन अब तक कोई दावेदार और उम्मीदवार एमआईएम की तरफ से नहीं हुआ, ना ही कोई बायोडाटा गया। सिर्फ झूठी कस्में खिला दी गई कि आप कसम खा लीजिए कि आप पार्टी से नहीं भागेंगे, पार्टी की आपके अलावा किसी को देगी टिकट तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे। और जब मैं ये देख रहा था कि मेरे अलावा कोई दावेदार उम्मीदवार अररिया में एमआईएम की तरफ से नहीं है, मैं एमआईएम को सींचा हूँ अपने खून से, पसीने से। इतने सालों में, 11 सालों में मेरे 3 करोड़ से ज़्यादा का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें। इतनी मेहनत के बावजूद अगर पार्टी अभी किसी पैराशूट कैंडिडेट को टिकट देती है तो वो 2020 का जो रोना रोते हैं ये अख्तरुल इमान साहब मंचों पर जाकर कि हमारे 4 एमएलए धोखा दे गए, गद्दार हो गए। क्यों गद्दारी नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं भागेंगे? आपने जो 4 पैराशूट को टिकट दिया था, क्या ऐसे ही दे दिया था? तो आज तो मुझे दिख रहा है। अब बताइए, जिस आदमी का नाम यहाँ से आ रहा है वो पहले कांग्रेस में था। उन्होंने कभी पार्टी का एक झंडा भी, एक मेंबरशिप भी नहीं लिया, कभी पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। आज उसके पास अगर पैसा है, रसूख है, तो आज वो मजबूत आदमी हो गया। राशिद अनवर अगर गरीब का बच्चा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, अरे गरीब का दर्द तो गरीब समझता है ना, ये पैसे वाले क्या समझेंगे? ये तो ऐसी महलों में, ऐसी घरों में रहते हैं। लेकिन ये गरीब की हिमायत के लिए राशिद अनवर मैदान में उतरा था और मैदान को हमवार किया था। लेकिन आज जब दरख्त फलदार हुई तो इस दरख्त को ही काट दिया गया। मुझे ये उम्मीद अपने अख्तरुल इमान साहब से नहीं थी और बिहार के जो ये मेंबर है, टीम मेंबर, इन लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब भी, जिस जगह पे भी मुझे बुलाया गया, मैं हमेशा खड़ा रहा। चाहे वो अख्तरुल इमान साहब के लोकसभा के इलेक्शन हो, 2 लोकसभा इलेक्शन हमने लड़ी, हमें हैदराबाद भेजा गया, महाराष्ट्र भेजा गया, हमें झारखंड भेजा गया। अपने पैसे से, अपने जान और माल से हम मेहनत अपने विधानसभा क्षेत्र में भी किए, अपने ज़िले में भी किए और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से मुझे बुलाया गया, मैं पार्टी के लिए वफादार सिपाही, समर्पित सिपाही बनकर खड़ा रहा। हालांकि दूसरे पक्षों की तरफ से मुझे ये ऑफ़र आया था कि आप हमारे साथ हो जाइए। जब मैंने देखा कि हमारे सदर के साथ गुटबंदी हो रही है, उनके साथ जो है गुटबाजी करने की कोशिश की जा रही है, तो भी मैं उनको इनकार किया। मैंने कहा मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं है, मैं सदर के साथ वफादार था, वफादार हूँ और वफादार रहूँगा। लेकिन आज मेरे सदर भी मेरे वफादारी को नहीं समझे और हम ही से बेवफाई कर गए। क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होगा? क्या करना जा रहे हैं? हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, इन तमाम के साथ मैं बैठक करूंगा। उनका जैसा मशवरा आएगा मैं इंशाल्लाह फिर उस पर अमल करूंगा। एमआईएम में आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और मैंने ये देखा भी है कि आप काफ़ी एक्टिवली काम भी कर रहे थे। आपकी जो एक रेपो था एमआईएम को लेकर के बहुत ज़बरदस्त था और आप कहते भी थे कि ये अक़लियतों की
और एक पार्टी है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो आपको जगह देता है, जहाँ आप अपनी अक़लियत की आवाज़ उठा सकते हैं। वो जात बिरादर कुछ भी हो सकता है। जहाँ माइनॉरिटीज़ है, जिस पे जुल्म हो रहा है, ऐसे लोगों की पार्टी थी। अब आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आया है या क्या सोच रहे हैं अब? सबसे बड़ा जुल्म अवैसी साहब से और अब्दुल रहमान साहब से मैं कहना चाहता हूँ, और मैं अररिया और पूरे बिहार के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टेजों पर खड़ा होकर माइकों में जो दहाड़ते हैं कि मैं मजलूमों के इंसाफ के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए लाया हूँ, बोलता हूँ, लड़ता हूँ। बेशक आप लड़ते होंगे, है ना, लेकिन आपका सबसे बड़ा मजलूम यहाँ पर खड़ा है आपके कैमरे के सामने, जो पार्टी का सिंगल दावेदार है अररिया से। मेरे खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं दिया, मेरे खिलाफ किसी ने पार्टी के मैं उम्मीदवारी पेश नहीं की, और ये 70% की मुसलमानों की आबादी यहाँ पर है। MIM की 11 साल से यहाँ पर मेहनत है, लेकिन मुझ जैसे मजलूम के साथ जब इंसाफ नहीं हुआ, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो हमसे बड़ा मजलूम अभी कोई नहीं है सर। अब मैं इसके आगे क्या बताऊँ आपको। कल आप मीडिया वालों को बुला के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रख रहे हैं? देखता हूँ मैं अभी अपने समर्थकों से बात करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जो जैसा भी होगा आप लोगों को खबर दूँगा।